अब जैसा कि आपको ध्यान होगा, हम 8वें चैप्टर की विविधता पर पहुंच गए हैं ना, और पूरा प्रयास करेंगे। देखो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए जहाँ तक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तब त्रिज्या के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। यदि बेलन की त्रिज्या r यहाँ बेलन की त्रिज्या r है, ठीक है, तथा ऊंचाई h है। बेलन की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, तब त्रिज्या के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तब किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। और काय में पूछ रहा है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखो है क्या चीज है वैसे? बेलन। अगर तुम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना चाहो तो नीचे पाई आर स्क्वायर, ऊपर पाई आर स्क्वायर, और एक गोलाकार 2 पाई आर एच। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S हो तो, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S हो तो S बराबर 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। मतलब जैसे बेलन होता है ना, तो एक पृष्ठ तो ये नीचे वृत्त, एक ऊपर वृत्त है, तो नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, तो एक क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर प्लस एक 2 पाई आर एच हो गया। ये इस तरह का जो होता है वो 2 पाई आर एच क्षेत्रफल हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है? त्रिज्या के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। कौन के सापेक्ष? त्रिज्या के। तो ज्यादा सरल है ये, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि ds ओवर dr। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष ds ओवर dr कितना आ जाएगा? इसका अवकलन करो 4 पाई आर। r के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का तो 1 हो गया, 2 पाई एच जो कि तुम खत्म, बस इतना सही है। ये पहला क्वेश्चन सरल। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कह रहा है, एक तो फलन दिया हुआ है, क्या? यहां फलन y बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 21। x और y के मान ज्ञात करो जबकि y में परिवर्तन दर x में परिवर्तन दर की 3 गुना है। एक तो फलन ये दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि y में जो परिवर्तन की दर है x में परिवर्तन की जो दर है इसकी 3 गुनी है। ये मतलब 3 गुणा बराबर y में परिवर्तन दर बराबर है काई के x में परिवर्तन दर के 3 गुनी के। अच्छा आगे सुनो, तो x और y के मान पूछ रहा है जो इस शर्त को संतुष्ट करें। अच्छा देखो वापस से पढ़ो, y में परिवर्तन की दर अगर कुछ कहता नहीं है ना किसके सापेक्ष, तो समझ जाया करो किसके सापेक्ष बात चल रही है, t के। ये विविध चल रही है 8.1 2 3 4 5 सबकी मिक्स थ्योरी है इसमें, तो दिमाग सजग रखना पड़ेगा क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या मतलब फॉर्मूले थे। तो ये 8.1 पर आधारित है। y में परिवर्तन दर तो dy ओवर dt बराबर 3 गुणा x में परिवर्तन दर dx ओवर dt। y में परिवर्तन दर तो dy ओवर dt बराबर 3 गुणा x में परिवर्तन दर dx ओवर dt। अब देखो
1 और ये 2, इन दोनों का उपयोग करना है हमें। क्यों ना इसका टी के सापेक्ष अवकलन किया जाए। समीकरण 1 का ऐसा पहले रह चुका है क्वेश्चन, टी के सापेक्ष अवकलन, तो बाई का तो डी वाई ओवर डी टी और एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का और होगा डी एक्स ओवर डी टी प्लस 0 21 का। अच्छा डी वाई ओवर डी टी का मान क्यों ना 3 गुणा डी एक्स ओवर डी टी रख दिया जाए। समीकरण 2 से इसकी वैल्यू 3 गुणा डी एक्स ओवर डी टी बराबर 2x और डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 3/2। ये तो x का मान आ गया। और समीकरण 1 में अगर x रख देंगे तो y आ जाएगा। बिंदु में क्या चीज़ होते हैं पता है क्या, x और y दोनों का मान होता है। ठीक है, आप ज्ञात कर देना भाई, है ना। x का मान 3/2 इसमें रख देना, क्या आ जाएगा y। फिर बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान ब्रैकेट में है ना, कॉमा y का मान। ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सा था ये, दूसरा। तीसरा क्वेश्चन वर्धमान आसमान वाली उस पर है। कह रहा है सिद्ध करो, सिद्ध करना है कि e की पावर x सदैव कैसा है, वर्धमान है। अच्छा वर्धमान फलन भूले तो नहीं, कौन सा होता था, जिसका अवकलज कैसा हो, धनात्मक हो। तो यहाँ e की पावर x का धनात्मक अवकलन देखें, धनात्मक है कि ऋणात्मक है भाई। ये तो है y बराबर, अवकलज देखें डी वाई ओवर डी एक्स कितना, e की पावर x। अरे e की पावर x कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, सदैव कैसा होता है, धनात्मक। तो सदैव यानी x बिलोंग्स टू r में डी वाई ओवर डी एक्स कैसा रहेगा, धनात्मक। और जब डी वाई ओवर डी एक्स अवकलज धनात्मक होता है ना, तो फलन कैसा होता था, वर्धमान। यही प्रक्रिया थी वर्धमान आसमान वाले में कि अगर क्या चीज़ अवकलन प्लस का हो ना, धनात्मक हो, तो फलन कैसा माना जाता है, वर्धमान। अतः x बिलोंग्स टू r में फलन e की पावर x कैसा है, वर्धमान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अपन, हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए आप, है ना। आपको फलन तो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर कितना, लॉग साइन एक्स, और अंतराल जो दिया हुआ है, अंतराल आपको दिया हुआ है 0 से π/2। अच्छा सिद्ध करवा रहा है आपसे, फलन तो ये दिया हुआ है और कह रहा है सिद्ध करो। तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जरा देखें कि 0 से π/2 में तो वर्धमान, 0 से π/2 में तो वर्धमान, और π/2 से पाई में कैसा, हासमान। ये हमें सिद्ध करना है। 0 से π/2 में तो वर्धमान और π/2 से पाई में हासमान, ये बात हमें सिद्ध करनी है। एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया हुआ है, लॉग साइन एक्स। अच्छा वर्धमान और हासमान की किस चीज़ से मालूम पड़ती है, अवकलज से मालूम पड़ती है। अवकलज करें अपन, तब एफ डैश एक्स, तो लॉग साइन एक्स का तो
1/sin x और sin x का कितना cos x, तो ये आ गया cot x। कौन है ये अवकलज। अरे 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है धनात्मक, और π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है ऋणात्मक। लिख देना आप 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x धनात्मक होता है, अतः f' धनात्मक होगा, फलन वर्धमान होगा। अब कलज जब धनात्मक होता है तो फलन कैसा होता है वर्धमान। अब कलज जब धनात्मक होता है तो फलन वर्धमान। अब कलज जब ऋणात्मक होता है तो फलन ह्रासमान। ठीक है, हो जाएगा तुमसे ये। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, पांचवा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कई बार टेस्ट में दिया है ये क्वेश्चन। आपको वक्र दिया हुआ है, यहां वक्र √x माइनस √y बराबर √a। अच्छा, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX और OY अक्षों को P तथा Q बिंदु पर काटे, तब सिद्ध करो OP प्लस OQ बराबर A। देखो क्या कह रहा है आपसे, ये तो वक्र है। अब इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर खींची जाती है तो वो अक्षों को P व Q पर काटती है। इसका वक्र मान लो, ये तो x अक्ष और y अक्ष खींचे मैंने, और ये मान लो कोई वक्र है। अब इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, कह रहा है सवाल में कि वक्र ये रहा, के बिंदु P ये रहा, इस पर स्पर्श रेखा खींची जाए। ठीक है, तो स्पर्श रेखा OX और OY अक्षों को, ये बिंदु P नहीं है नाम और कुछ है, P तथा Q पर काटती है। स्पर्श रेखा अक्षों को P तथा Q बिंदु पर काटती है, तब सिद्ध करो OP, चित्र में दिख रही है लंबाई ये, प्लस OQ ऊपर वाली है ना, तो सिद्ध करो OP प्लस OQ बराबर A। हमें सिद्ध करना है OP प्लस OQ बराबर A। ये वाली लंबाई प्लस ये लंबाई का योग कितना आएगा, A आएगा। ये एक्सरसाइज नंबर पता नहीं 2 है क्या जाने 3 है, कौन सी है, स्पर्श रेखा और अवलंब के समीकरण वाली एक्सरसाइज है ना, उसका क्वेश्चन है। स्पर्श रेखा तो क्या होता था, y माइनस y1 बराबर m स्पर्श x माइनस x1, और अवलंब का क्या होता था, y माइनस y1 बराबर m अवलंब x माइनस x1। तो यहाँ वक्र √x माइनस √y बराबर √a, इस पर इस बिंदु को आप कुछ मान लो, R मान लेते हैं। माना, समझ गए क्या सिस्टम है, वक्र का कोई बिंदु R है, इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है ये वाली, जो अक्षों को P और Q पर काट रही है, तो OP लंबाई प्लस OQ लंबाई का योग, OP प्लस OQ लंबाई का योग क्या आना चाहिए, A। तो मैंने ये x1 y1 मान लिया ना, इसको लिख रहा हूं मैं। माना वक्र के बिंदु R x1, y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा अक्षों को P तथा Q पर काटती है। खींची गई स्पर्श रेखा अक्षों को P तथा Q पर काटती है, तब सिद्ध करना है
तब सिद्ध करना है क्या, OP प्लस OQ बराबर कितनों A। ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब सुनो, चैप्टर है स्पर्श रेखा के समीकरण का। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करूंगा x1 y1 बिंदु पर, ठीक है। अच्छा, और अवकलज की सहायता से उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी, तब कोई ना कोई बात निकलेगी। देखें जरा, देखो ये बिंदु हमने x1 y1 मान लिया ना। पुनः करके मैं स्पर्श रेखा का समीकरण लिख रहा हूं। पहले पुनः स्पर्श रेखा y माइनस y1 बराबर m स्पर्श और x माइनस x1, ठीक है, सही है। y माइनस y1 बराबर m स्पर्श x माइनस x1। काय की आवश्यकता है आपको, m स्पर्श की, ठीक है। किसकी आवश्यकता है आपको भाई, m स्पर्श की। m स्पर्श होती है अवकलज। तो अवकलज करो आप एक बार पुनः, और क्या वक्र तो कितना है यहाँ पे, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y बराबर अंडर रूट में a। अच्छा ये बताओ कि x1 y1 वक्र पर स्थित है ना, x1 y1 जो है वक्र पर स्थित है, तो वक्र को संतुष्ट करेगा ना। x1 माइनस अंडर रूट y1 बराबर अंडर रूट में a। अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट y1 बराबर अंडर रूट में a। और एक में अवकलन कर रहा हूं, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन। अंडर रूट x का तो 1/2 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y का 1/2 अंडर रूट y और y का y डैश बराबर अंडर रूट a का 0। यहां से y डैश बराबर मैं तुम्हें बताऊं अंडर रूट में x अपॉन y आएगा भाई, अंडर रूट में y अपॉन x। पक्षांतरण कर लेना आप, इसे ले जाना उधर, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट y अपॉन x है। कौन, y डैश। तो m स्पर्श क्या हुई, क्या होता है m स्पर्श, अवकलज में बिंदु रखना। तो ये तो अवकलज रहा, इसमें बिंदु रख दो y1 x1। कौन आई, m स्पर्श। अब स्पर्श रेखा का समीकरण बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। यहां से ये समीकरण 1 कह दो आप, इससे 2 कह दो, 3। तो समीकरण 2 में y माइनस y1 बराबर m स्पर्श इरे भाई कितनी, अंडर रूट y1 अपॉन x1 और x माइनस x1। ये हलो क्या आया, अंडर रूट x1 y माइनस अंडर रूट x1 y1 बराबर x अंडर रूट y1 और इसमें गुणा करोगे तो माइनस x अंडर रूट y1। अभी ये सही सिस्टेमेटिक फॉर्म में नहीं है, मान रखते ही तो आंसर माना जाएगा वैसे तो, पर एग्जैक्ट आंसर की फॉर्मेट में तो लाएंगे ना, रेखा के समीकरण के रूप में। तो अभी मैं इनको सही फॉर्मेट में रख रहा हूँ। सही फॉर्मेट कैसा रहता है कि भाई पहले x के पद हों, फिर y के पद हों और फिर कांस्टेंट पद हों।
सही फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, तभी सही अच्छा आंसर माना जाएगा। मान तो आ गया समझो, पर सही फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो इधर जगह नहीं, ऊपर चलते हैं ना। सबसे पहले तो x के पद ये रहा, लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, है ना। प्लस का हो जाएगा ना, x √/1। फिर y के पद देखो कहाँ हैं, ये y के पद नहीं है, y1 का पद है। y का पद तो केवल यही है, ये ले दिया मैंने इधर प्लस का। फिर ये है, ये भी प्लस का ही है, प्लस का √x1y, और बराबर में आप कांस्टेंट ले जाओ। कांस्टेंट मतलब है बिना x और y के पद। तो कौन कौन से हैं, ये गड़बड़ हो गई है। x√/1 और x√/1 नहीं होगा, ये देखो कहाँ से आया है, x1√/1 है लास्ट वाला, भाई गलती हो गई है ना। देखो क्या होना है, एक तो √x1/y ये आ गया, √x1/1 ये आ गया, बराबर √/1x ये आ गया, और √/1x1 दोनों एक जैसे पद हो गए थे। देखो x1 तो ये गलत पक्षांतरण कर दिया ना। प्रक्रिया वही रहनी है, पहले x के पद कौन सा है, ये वाला है। हम प्रयास करते हैं समीकरण लिखते टाइम कि भाई x प्लस का रहे, y चाहे प्लस या माइनस का रहे। कभी भी समीकरण ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि -2x + 5y + 7, x को प्लस का रखने का प्रयास करते हैं। तो ये समझोगे जाना, इधर ले रहे हैं हम x√/1, अब ये y का पद है। देखो ये काम आ गया इसका, अब ये है ये वाला उधर ले जाएंगे तो माइनस का √x1/, ये दोनों सॉल्व हो गए हैं। और किधर रखा है मैंने, इधर, और कांस्टेंट को इधर ला रहा हूं, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का x1√/1, और चूंकि इधर ही रख रहे हैं तो ये तो इधर ही रहेगा, माइनस का ही रहेगा, -√x1 और y1। ये तो मैं ज्यों की तो ही लिख रहा हूं, है ना, x√/1 -√x1y। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये √x1 का स्क्वायर ही समझो इसको, चाहिए कह लो √x1 गुणा √x1। मेरा मतलब है √x1 बड़ी आसानी से कॉमन आ रहा है, और ऐसे √y1 बड़ी आसानी से कॉमन आ रहा है। बचाना जरा, क्या बचाओगे, कॉमन लिया है मैंने, ये इसमें से लोगे तो √y1 गया, और √x1 का इसमें भाग दोगे तो √x1। कॉमन का मतलब समझते हो ना, एक तरीके से डिवाइड, माइनस, अब इसका इसमें भाग दोगे आप तो क्या बचेगा, √y1। यहां के बाद सॉल्व करने की अवस्था नहीं है, थोड़ा बैक देखना पड़ेगा क्या यहां कुछ हम करिस्तानी कर सकते हैं क्या। अरे ये कब काम आएगा, समीकरण 3, √x1 -√y1 बराबर कितना है, √a। तो x√y1 -√x1y बराबर √x1 √y1, और ये कितना हो गया, √ में a। ठीक है, ये जो समीकरण आया है कहाँ से चल रहे थे अपन, देखो यहाँ से समीकरण 2 में रखा था, है ना, और 2 है था क्या चीज़, स्पर्श रेखा का समीकरण। यहाँ पहुँच गए। अब मैं इस रेखा को, भाई इसमें कहीं OP और OQ नाम की तो चीज़ नहीं आ पाई, मैं इस रेखा को चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो ये बिंदु के निर्देशांक अगर आप देखना चाहो, y तो पक्की बात है 0 रहेगा, ठीक है, और ये दूरी जो है कितनी रहेगी, OP रहेगी। ऐसे अगर इसके निर्देशांक की बात करें तो
ये दूरी तो कितनी है ओ क्यू, और x इस जगह कितना रहेगा 0। ये रेखा OP कोमा 0 से भी गुजर रही है और 0 कोमा OQ से भी गुजर रही है। संतुष्ट कराते हैं, निश्चित ही कोई ना कोई बात निकल के आएगी। लिख रहा हूं मैं, चूंकि रेखा कौन से बिंदु से, बिंदु P इस वाले से, जिसके निर्देशांक हमने क्या सेट कर लिए हैं OP कोमा 0। भाई यहाँ तो x दूरी होती है, यहाँ y दूरी, और चूंकि x अक्ष है तो y निर्देशांक तो 0 और x अक्ष है तो ये दूरी x निर्देशांक को व्यक्त करेगी, जो कि क्या है OP के रूप में लिख दी। रेखा बिंदु OP से गुजरती है, संतुष्ट करा दो रेखा को। कैसे कराते हैं संतुष्ट? x की जगह तो x का मान, y की जगह y का मान। मैं x की जगह बोल रहा हूं, ना कि x1 की जगह। x की जगह रखना है क्या OP, और y की जगह क्या रखना है आपको 0 रखना। जरा इसमें 4 नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समीकरण 4 से x की जगह OP, तो OP रूट y1, ठीक है। अरे ये फिर गड़बड़ हो गया भाई, y है, y की जगह 0 तो ये 0 हो गया, बराबर रूट x1 रूट y1 और रूट a। रूट y1 तो कट जाएगा, लो OP का मान आ गया, कितना आ गया रूट x1 और रूट में a, ठीक है। इसी प्रकार ये रेखा Q से भी तो जा रही है, पुनः रेखा Q बिंदु से, कौन सा है 0 OQ से गुजरती है, तो Q बिंदु भी रेखा को संतुष्ट करेगा। करा रहा हूं 4 से, इसमें x की जगह 0 और y की जगह OQ, x की जगह तो 0 और y की जगह OQ, तो माइनस रूट x1 OQ बराबर रूट x1 रूट y1 रूट a। रूट x1 कट जाएगा यहां से, OQ की वैल्यू आ गई है कितनी, माइनस उधर पक्षांतरण सोचते हुए लेना, y1 रूट a। देखो OP की वैल्यू आई और OQ की वैल्यू आई, Q है ये, ठीक है, दोनों की आ गई। भूले तो नहीं है, क्या सिद्ध करवा रहा है OP प्लस OQ का मान, करके देखना फिर। तब OP प्लस OQ का मान, OP का मान तो ये रहा रूट a रूट x1, और OQ का ये रहा माइनस का है ना रूट a रूट y1। अच्छा रूट a कॉमन ले दूं मैं, क्या बचा रहे हो रूट x1 माइनस रूट y1, कितने के बराबर चल रहा है, भूले तो नहीं हो OP प्लस OQ। ये वापस से समीकरण 3 से, ये 2 बार काम आया है, एक तो ऊपर भी आया था एक यहाँ है ना, रूट x1 माइनस रूट y1 कितना है रूट a, कौन से समीकरण 3 से, तो OP प्लस OQ बराबर रूट a, तो ये वाला, और इसकी वैल्यू समीकरण 3 से कितनी है रूट a। रूट a इंटू रूट a कितना करेंगे, a तो आ जाएगा, जगह कम है मैं सामने लिख रहा हूं है ना, तो OP प्लस OQ बराबर कितना आ गया भाई, a आ गया, ठीक है। वापस से थोड़ा सा समरी नुमा बता देता हूं मैं आपको। सवाल था, आपको वक्र का समीकरण दिया हुआ है रूट x माइनस रूट y बराबर रूट a, कह रहा था कि एक वक्र के किसी बिंदु x1 y1 दिए नहीं है, मैंने माना अपनी तरफ से, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि अक्षों को, इनको P और Q पर काटती है। नाम दे रखे हैं उसने है ना, हमने निर्देशांक लिखे हैं, आना चाहिए आपको निर्देशांक लिखना। अक्षों को, सॉरी स्पर्श रेखा अक्षों को P तथा Q बिंदु पर काटती है। तब सिद्ध करना है कि OP प्लस OQ बराबर A। अब
ये OP और OQ क्या चीजें? स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड। किसके द्वारा? स्पर्श रेखा के द्वारा। तो हमारा सबसे पहला धर्म बनता है कि हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो हमें जो फॉर्मूला याद है इस चैप्टर के अनुसार स्पर्श रेखा के समीकरण का, ये है, ये हमें ये फॉर्मूला याद है, y माइनस y1 बराबर m स्पर्श x माइनस x1। तो अब इसमें किस में अटक गए अपन? m स्पर्श में। अब हमारा उद्देश्य रह गया m स्पर्श। मैं यहां जो प्रक्रिया करूंगा m स्पर्श ज्ञात करने की, वापस से इसमें रखा जाएगा, जो कि यहां रखा है मैंने। कहाँ रखा है? ये रखा। तो पुनः एक तो ये x1 y1 वक्र पर है तो संतुष्ट करा दिया, और अवकलन की सहायता से तुम सबको पता है क्या ज्ञात हुआ करता है? m स्पर्श। कैसे ज्ञात होता है? पहले अवकलन करते हैं, अवकलन जो प्राप्त होगा उसमें निर्देशांक अगर जमा दिए जाएं, ये जमा दिए, तो क्या प्राप्त हो जाता है? m स्पर्श। यहां अटक रहे थे आप, ठीक है, यहां किस पर अटक रहे थे? m स्पर्श पे। तो नीचे की प्रक्रिया क्या ज्ञात करने की आई है? देखो यहां m स्पर्श आ गया, वापस यहां जहां अटक रहे थे वहां पहुंच गए, ये पहुंच गए। गुणा तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। गुणा किया है, ये कुछ है, फिर हमने क्या किया है? x के पद लिखे हैं, y के पद लिखे हैं, और फिर बराबर में बिना x और y के, जिनको कांस्टेंट कहते हैं, ये आगे। कुछ कॉमन आएगा तो लेंगे ही, ठीक है, कॉमन ले दिया। अब इतना बड़ा बना है, वापस देखते रहना पड़ेगा कोई पुरानी चीज काम आ रही है क्या। समीकरण 3 से √x1 माइनस √y1 कितना है? √a, ये रख दिया गया था। अब हम यहाँ स्पर्श रेखा का समीकरण पर अटक गए, क्योंकि पहले हमें सबसे पहले दिमाग में क्या आई थी? स्पर्श रेखा। अटक गए। अब वापस चलते हैं, क्या पूछ रहा है? OP और OQ। चित्र में देखो, OP ये दूरी है, यानी इस बिंदु की x निर्देशांक एक तरीके से। तो ये दोनों बिंदुओं से हमने क्या कर दिया? रेखा को संतुष्ट करा दिया। ये प्रक्रिया तो P के द्वारा संतुष्ट कराई गई है, ये प्रक्रिया Q के द्वारा संतुष्ट कराई गई है। तो P द्वारा संतुष्ट कराने पर तो OP की वैल्यू आई है, और Q द्वारा संतुष्ट कराने पर OQ की वैल्यू आई है। जब OP और OQ आ गए तो दोनों जोड़ के देख लिए, ये आ गया, इसमें ये वापस से मान रख दिया √a और आ गया, ठीक है। तो ये आपको कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन छठवें पे चलते हैं, ये देख लो, आप खुद करना एक बार समझाने के बाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वें पे चल रहे हैं भाई, है ना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक तो आपको वक्र का जो समीकरण दिया हुआ है वो लिख रहा हूं पहले। तो यहां वक्र का जो समीकरण दिया हुआ है, ये सवाल में से उतार रहा हूं, इसमें दिमाग में सरवट मत पाड़ना, जन क्या लिखा जा रहा है। सवाल में से वक्र का समीकरण लिखा जा रहा है। ये तो वक्र का समीकरण, और आपको x के लिए अंतराल भी दे रखा है कि x की वैल्यू कहां से कहां है, कहां से कहां है? -2π से 2π है। पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि इस वक्र की दी अंतराल की स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करवा रहा है, ठीक है, जो रेखा इतने के समांतर हैं। कितने के? x + 2y बराबर 0 के। लिख लेता हूं क्या सिद्ध करवा रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है। कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। कौन सी? जबकि स्पर्श रेखा आपको समांतर दी हुई है, कितने के? x + 2y बराबर 0 के, ठीक है। स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। मान लो ये कोई वक्र है, और इसके किसी बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अच्छा सुनो, स्पर्श रेखाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। कौन सी वाली स्पर्श रेखा ज्ञात करना है? जो इसके समांतर हो। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मूल बिंदु से जाएगी, ठीक है। मान लो ये है x + 2y बराबर 0। ये रेखा मान लो अगर ये होती है,
मूल बिंदु से जाएगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब स्पर्श रेखा तो बहुत है ना, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी। पता है कौन सी वाली का ज्ञात करना है? जो इसके समांतर हो। इसके समांतर खींच दी मैंने वैसे ही हूँ। ये स्पर्श रेखा है ना, आपसे इस रेखा का समीकरण ज्ञात करवा रहा है। इस चैप्टर में स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र क्या रहता है? y माइनस y1 एम स्पर्श, इससे जस्ट पहले वाले सवाल में भी था, और x माइनस x1। ये स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र होता है, जहां x1 y1 तो वक्र पर बिंदु होते हैं जहां खींची गई है। ठीक है, ये वक्र है कोई, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, उसके निर्देशांक हैं x1 y1। और एम स्पर्श क्या चीज होती है? इसकी प्रवणता। ठीक है, तो हमें दो चीज चाहिए, एक तो प्रवणता चाहिए और एक इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। ये x1 और y1 संख्यात्मक मान आने चाहिए, और एम स्पर्श भी संख्यात्मक मान। ये एक संख्या होगी, ये एक संख्या होगी, और ये एक संख्या होगी। x और y जो के तो रहेंगे, तभी तो समीकरण बनेगा 2x + 3y - 7 = 0। तो स्टार्ट करते हैं। ये बिंदु सवाल में नहीं दिया हुआ, मैं लिख रहा हूं कि माना वक्र के बिंदु, इसका कुछ नाम रख दो P x1 y1 पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो समांतर है कितने के? x + 2y = 0 के। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो गया? ये हो गया y - y1 इतना इतना। अब मैं ये जो यहां लीला चलाऊंगा पूरी, दो चीजों की, एक तो एम स्पर्श ज्ञात करने की और एक ये बिंदु ज्ञात करने की। बिंदु से मतलब है x1 y1 दोनों के मान। ठीक है, तो देखो ये दोनों समांतर है ना, रटी पड़ी होगी बात। यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं? समान। चूंकि स्पर्श रेखा समांतर है x + 2y = 0 के, तो m कोण की स्पर्श रेखा की बराबर होगी m कितने के? x + 2y = 0 के। m मतलब प्रवणता। दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं? समान। m प्रवणता है भाई। ठीक है, तो m स्पर्श बराबर, जानो x + 2y = 0 की प्रवणता, माइनस, ध्यान है क्या, x का गुणांक बटे y का गुणांक। x का गुणांक बटे y का गुणांक होता ही नहीं होता। याद दिला देता हूं, मैं लिख रहा हूं, वैसे तो कई बार याद दिला दिया आपको, कि यदि रेखा ax + by + c = 0 तो उसकी m क्या मानी जाती है? -a/b। तो ये ax + by + c = 0 प्रारूप में, तो -a/b में रख दिया है। a तो 1 है और b कितना है? 2 जमा दिया है। ठीक है, तो ये m स्पर्श। मैं वापस, सवाल में स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है, ये रहा वैसे तो, पर ये केवल क्या है? फॉर्मूला। दो चीज़ों की आवश्यकता बताई थी मैंने, एक तो स्पर्श रेखा की प्रवणता की, मतलब एम स्पर्श की, और एक बताई थी मैंने बिंदु की। तो एम स्पर्श तो आगे लो एक झटका में, यानी -1/2 पता है कहाँ रखा जाना है? इस जगह पे। अब काय की दरख्वास्त रह गई हमें बस x1 y1 के मान की, मतलब इनकी। ये कैसे ज्ञात होगा? चलो पुनः
पहली बात तो x1 y1 वक्र पर है तो वक्र को संतुष्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लो इसको समीकरण 1 कह दें। चूंकि x1 y1 वक्र पर है तो वक्र को संतुष्ट करा रहा हूं मैं। y1 बराबर cos x1 प्लस y1। अब काई की प्रक्रिया चल रही है, पता है क्या, x1 और y1 के मान ज्ञात करने की। थोड़ा सा यही एक पेचीदा रहेगा, है ना, यहाँ ज्ञात हो जाएगा। फिर तो x1 y1 आए नहीं, यहाँ जमाने वाले हैं, हम अटके पड़े हैं इस जगह पे। किन चीज़ों के लिए, एक तो स्पर्श रेखा की m की यानी कि प्रवणता, और दूसरा x1 y1 के मान। तो ये तो ज्ञात हो चुका है यहाँ। अब x1 y1 की प्रक्रिया चल रही है, आ जाओ। एक तो ये हुआ, एक दूसरा आपको मालूम है कि नहीं है कि अवकलज को भी अपन स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलते हैं। तो m स्पर्श बराबर क्या रखेंगे, अवकलज। अवकलज तो जब रखें जब अवकलज हो, तो पहले अवकलज करो। वक्र का अवकलज कर रहा हूं मैं। y का तो dy ओवर dx बराबर cos x का अवकलज माइनस साइन x। x कौन है, x प्लस वाई, इंटू जिसको x की भांति व्यवहार करते हैं उसका अवकलज और आएगा x का तो कितना 1 और y का कितना dy ओवर dx। ठीक है, एक लाइन और आ जाएगी शायद, देखो आ जाएगी यहाँ। ये आया dy ओवर dx बराबर, इसका गुणा कर रहा हूं मैं 1 से भी और dy ओवर dx से भी। 1 से किया तो माइनस के साइन x प्लस वाई, और इससे किया तो माइनस के साइन x प्लस वाई, और गुणा में कितना dy ओवर dx। मैं यहाँ से जगह इधर कम रहेगी इसलिए dy ओवर dx डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कैसे, यूँ तो समझा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं है इतना। ये इधर पक्षांतरण करूँगा तो प्लस का आ जाएगा ये पूरा पद, तो dy ओवर dx के प्लस में कितना आ जाएगा, ये वाला। फिर उसमें से dy ओवर dx कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचाओगे बताना जरा। एक तो 1 बचेगा यहाँ वाला, और चूंकि ये यहाँ आया है तो ये कॉमन में चला गया, एक ये हिस्सा रह जाएगा कितना साइन x प्लस वाई, कैसा प्लस का, इधर प्लस का ही तो होगा। कर ही देता हूँ, लो dy ओवर dx तो कॉमन 1 प्लस साइन x प्लस वाई, और बराबर में कितना छोड़ू मैं, ये रहा माइनस का साइन x प्लस वाई, माइनस का साइन x प्लस वाई। ऐसा लग रहा है जन माइनस का ना आता हो, रुको एक सेकंड, ना आता, ऐसा ही है। यहां से dy ओवर dx एग्जैक्ट लिख रहा हूं अब की बार में, dy ओवर dx आ गया माइनस का साइन x प्लस वाई, और अपॉन में 1 प्लस साइन x प्लस वाई। पता है ना m स्पर्श क्या रहा करती है, अवकलज में क्या रखना, बिंदु रख रहा हूं मैं, माइनस के साइन x1 प्लस y1 और अपॉन में 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। ये तो अवकलज रहा, और अवकलज में बिंदु रख देते हैं एग्जैक्ट, तो क्या आ जाया करती है m स्पर्श। एक m स्पर्श तो यहां से आई हुई है -1/2, ये तो 11वीं का ही तरीका है, और एक अवकलज वाले तरीके से आ गई है m स्पर्श, ये रही। तरीका कोई सा हो, हैं तो दोनों समान, मैं इन दोनों को बराबर करने वाला हूं, -1/2 को और इसको। ठीक है, नाम दे दो, कुछ देना चाहो तो समीकरण वगैरह। ये 1 दे चुके हैं अपन, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, और इसको आप क्या दे दो 4। तो समीकरण 3 ही था ना,
बराबर 4 से, देखना जरा, -1/2 बराबर माइनस के साइन x1 प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। ठीक है, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, मैंने गुणा कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तुम करते रहना। मैं डायरेक्ट साइन x1 प्लस y1 की वैल्यू लिखने वाला हूं, जो कि 1 आ रही है इससे। ठीक, इसको मैं समीकरण 5, भूल तो नहीं गए, कहाँ चल रहे थे? हमसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा था, तो स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र ये रहा। ठीक है, इसमें हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता थी, एक तो स्पर्श रेखा की प्रवणता की और एक निर्देशांकों की बिंदु के की, इनके की। तो एम स्पर्श तो थोड़ी जल्दी आ गई, निर्देशांक ज्ञात करने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब कहा x1 और y1 के मान कैसे ज्ञात करें? अब देखो, एक तो ये वाला है और एक ये वाला, इन दोनों से ज्ञात करेंगे। इसका नाम दे देना चाहिए था, ठीक रहता। वापस से लिख दूंगा बगल में इसके, चूंकि एक और है हमारे पास, y1 बराबर cos x1 प्लस y1, इसका नाम आप 6 दे दो। इन दोनों को हल करके हम क्या ज्ञात करने वाले हैं भाई? x1 और y1 के मान कैसे ज्ञात होंगे? सुनो, साइन का मान 1 कब कब होता है? 90 डिग्री पे, π/2। ठीक है, यहां और यहां नहीं होता है भाई, फिर वापस से यहां आते हैं तब होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, यहां साइन की वैल्यू 0 होती है, यहां साइन की वैल्यू -1 होती है, यहां 0 होती है, यहां 1 होती है। इन दोनों पे तो साइन की वैल्यू 0 होती है, यानी 0 π 2 π 3 π 4 π पे, और π/2 3 π/2 पे यहाँ 1 और यहाँ -1। अच्छा, ये कन्फर्म है कि जब भी साइन 1 रहेगा कॉस हमेशा 0 रहेगा। लिखने वाला हूं मैं ये बात, यहां थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें मालूम है कि जब साइन थीटा बराबर 1 तो कॉस थीटा पक्की बात है उस जगह क्या रहता है? 0। तो साइन ये थीटा ही तो है, साइन थीटा 1 तो कॉस थीटा कितना रहेगा? 0। यानी कि जब साइन x1 प्लस y1 1 तो कॉस x1 प्लस y1 कितनो? 0। जब कॉस x1 y1 प्लस 0 है तो समीकरण 6 से जगह और कम बची है, y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0, परमानेंट। हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू जब 1 होती है उस समय कॉस की वैल्यू 0 रहती है, चाहे कोण 3000 डिग्री हो चाहे 5000 डिग्री हो। तो साइन x1 प्लस y1 1 है तो कॉस x1 प्लस y1 कितना हो जाएगा? 0। तो समीकरण 6 से देखो ये क्या हो जाएगा? 0। तो y1 की वैल्यू 0। तुम्हें पता ना, ऐसे दो समीकरण हल करते हैं और एक से माना जाता है तो वापस नहीं रखते क्या? y1 का मान वापस रख दो। कौन से में? इसमें रख दो, समीकरण 5 में। साइन x1 प्लस 0 बराबर 1, या यूं कहें साइन x1 बराबर 1। अब साइन का मान 1 कब कब होता है बताया ना मैंने अभी? एक तो π/2 पे होता है, पूरे एक चक्कर में बस यही होता है। देखो यहाँ होता है, यहाँ साइन की वैल्यू 0 और यहाँ साइन की वैल्यू -1 और यहाँ वापस से 0। तो अगर पूरे 2 पाई का चक्कर दें
तो साइन की वैल्यू इस जगह 1 होती है, कितने पे, π/2 पे। तो एक तो x1 का मान कितना आएगा, π/2। हमें x1 के वे मान लिखने हैं अब जहां साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 तो यहाँ है। अच्छा सुनो, अगर उल्टा चक्कर लगाएं तो इस जगह वापस से 1 होगी। उल्टा चक्कर मतलब देखो, -π/2 -π और -3π/2, कितनी, -3π/2। कैसा, अब ऐसे तो एक चक्कर और लगा लो, 2 चक्कर लगा लो, 3 लगा लो, हाँ बिल्कुल सही बात है, पर क्या दिया हुआ है, ध्यान मत भूल जाना, -2π से 2π। मतलब यूं अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो एक ही चक्कर लगाना हो, कब, 2π तक। तो जब एक ही चक्कर लगाना है तो साइन की वैल्यू बस यहीं 1 है। और अगर -2π क्या होगा पता है, यूं उल्टा चक्कर वापस आ जाना, वो -2π है। तो यहाँ तो होता ही नहीं है साइन, यहाँ तो -1 होता है, यहाँ होता है साइन 0, यहाँ होता है 1। तो वापस जाएंगे तो यहाँ कितना बैठेगा, -3π/2। x1 की 2 मान आए और y1 का तो परमानेंट ही 0 है, कारण ये लिख रहा, देखो ये लिख रहा। तो आगे भूल तो नहीं गई, क्या चल रहा था, वापस याद दिला देता हूँ। स्पर्शिका के समीकरण का सूत्र लिख चुके थे हम अटक गए थे 2 चीज़ों में, एक तो m स्पर्श में और एक x1 y1 के मान में। तो m स्पर्श तो हमने ज्ञात कर ली थी समांतर वाले गुणधर्म से, और फिर हमने चलाई प्रक्रिया अवकलज के मेथड से और समांतर के मेथड से, दोनों को उपयोग करते हुए क्या प्राप्त किया, x1 और y1 का मान। ये आगे y1 तो 0 और x1 ये रहे। तो बिंदु कितने भये पता है क्या, x1 और y1 के 2 मान हैं, एक तो है π/2, 0 भाई इन दोनों को लेता हूं, और एक है -3π/2, 0। ये 2 बिंदु आ गए हैं ना। और m स्पर्श तो यही है, एक ही, कितनी, -1/2। अभी हुआ नहीं है सवाल, आगे तुम्हें ही कर देना है ना, जगह नहीं बची है। ऐसे लिखना, समीकरण 2 से, अरे यहीं तो अटके पड़े थे, इसमें मान जमाना, एक बार तो जमा देना कितने को, π/2, 0 को। मतलब x1 की जगह तो π/2, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूं, दोबारा वीडियो चलाने भले। x1 की जगह तो π/2 और y1 की जगह 0। ये दोनों मान यहाँ है ना, और m स्पर्श तो ये रही, तब एक समीकरण आ जाएगा। और एक बार ये वाले रख देना, x1 की जगह तो -3π/2 और y1 की जगह 0, और m स्पर्श यही है। तो 2 आंसर आएंगे इसके, है ना। ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं होंगी जो दी हुई शर्त को संतुष्ट करती हैं। अभी हुआ नहीं है, यहां तक छोड़ देंगे तो प्योर गलत है। क्या करना है अब, देखो एक समीकरण तो कैसा आएगा, π/2, 0 और m कितने लिए थे, -1/2 लिए थे। और दूसरा समीकरण यानी दूसरा उत्तर किससे आएगा, -3π/2, 0, वाह लिख रहा है ये, m कितनी, -1/2। एक बार तो ये पहला सेट रखना है इसमें, और एक बार दूसरा सेट, ठीक है। और तो प्रैक्टिस ही उपाय है, ठीक है। नोट करो, मैं साइड में हट जाता हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो आपके बचे हुए हैं 7, 8, 9, 10, 7, 8 बिल्कुल सरल हैं। मैं इनको अपना जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सॉल्यूशन करके भेज दूंगा ताकि आज ये ख़त्म हो जाए ना। मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ केवल, 9वां और 10वां। 7वां और 8वां ईजी क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन मैं व्हाट्सएप पे अपने जो ग्रुप है उसमें भेज दूंगा, आप उससे समझ लेना। यहाँ बोर्ड पे मैं 9वां और 10वां क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाए, ठीक है। नहीं तो खामखा 2 क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में जाएगा। अगली वीडियो से हम, अगली क्लास से हम समाकलन वाला नवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए।
कह रहा है सिद्ध करो गोले के अंतर्गत, गोला बनाया है मैंने ना, सिद्ध करो गोले के अंतर्गत, ठीक है, सबसे बड़े शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। इसमें शंकु तो बहुत सारे बन सकते हैं, ये तो केंद्र बनाया मैंने ना। कह रहा है कि सबसे बड़ा जो शंकु है, मैंने बना दिया ये वाला वैसे ही, सबसे बड़े बने शंकु का, शंकु बहुत सारे बन जाएंगे ना, एक यूं भी बन सकता है, देखो यूं, यहाँ एक बिल्कुल यूं भी बन सकता है, यूं। गोले के अंदर बहुत सारे शंकु बन सकते हैं। ये कह रहा है जिसका आयतन सबसे अधिकतम होगा उसकी क्या खासियत होगी कि शंकु का जो आयतन है वो 8/27 होगा गोले के आयतन के। ये बात हमसे सिद्ध करवा रहा है, ठीक। तो ये लाने वाले हैं शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27। कौन से वाले शंकु का? उस वाले शंकु की बात कर रहा है जिसका आयतन सबसे अधिकतम हो। तो क्या करेंगे सुनो, पहले तो शंकु में और गोले में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे एक तो गोले की त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, ये गोले की त्रिज्या r है और ये भी गोले की त्रिज्या r है। इसको आप y मान लो और इसको आप x मान लो। क्या x क्या माना मैंने? शंकु की त्रिज्या को। तो हमें इन दोनों में संबंध स्थापित करना है, शंकु के आयतन में और गोले के आयतन में संबंध स्थापित करना है। कैसे करेंगे सुनो, कि ये माने ना, इनको लिखो पहले तो, क्या माना दिए गोले की त्रिज्या, माना दिए गोले की त्रिज्या r है तथा शंकु की त्रिज्या क्या मानी हुई है? x है, और शंकु की जो ऊंचाई है ये r है और ये y है, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? r + y। शंकु की त्रिज्या x तथा शंकु की ऊंचाई कितनी? r + y, जिसमें y मान लिया गया अपने आप, है ना, ये है। अब हमें सिद्ध करना है, लिख रहा हूं जो सिद्ध करवा रहा है, हमें सिद्ध करना है कि महत्तम आयतन वाले शंकु का जो आयतन है वो बराबर है 8/27 और गोले का आयतन। महत्तम आयतन वाले शंकु का जो आयतन है वो बराबर है 8/27 गोले का आयतन के, ठीक है। अच्छा, कौन सा है? महत्तम आयतन वाला शंकु। तो अवकलन किसका होगा? आयतन का। जो चीज़ अधिकतम न्यूनतम होती है उसी का तो अवकलन होता है। तो अधिकतम कौन है? शंकु का आयतन। तो अवकलन किसका होगा? शंकु का आयतन का। तो अवकलन तो जब करें जब हमें शंकु के आयतन का सूत्र हम पे लिखो, चूंकि b और शंकु कितना होता है? 1/3 पाई r² h r + y, ठीक है। अच्छा, अब इसका अवकलन होना है क्योंकि इसी के तो महत्तम की बात कर रहा है। अब इसका अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करें? x के y के? x के सापेक्ष करें कि y के? दो वेरिएबल आ गए तो बदलना है हमें। कैसे बदलेंगे? चूंकि
चित्र में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। चित्र में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। रख दो इसमें बी शंकु बराबर 1/3 पाई एक्स स्क्वायर का मान आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इनटू में आर प्लस वाई। तो बी शंकु कितना हो गया 1/3 पाई, इसको आर माइनस वाई और इनटू आर प्लस वाई करें, ये कर दिया आर माइनस वाई इंटू आर प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप चाहे समीकरण 1 दे दो और इसको 2 दे दो, हमें तो इसका अवकलन करना है समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 का y के सापेक्ष करूंगा, y के सापेक्ष अवकलन करो। डी बी शंकु बटे डी वाई बराबर 1/3 पाई गुणा के नियम से आर माइनस वाई जो कि तो और आर प्लस वाई का स्क्वायर 2 गुणा आर प्लस वाई और आर प्लस वाई का 1 प्लस आर प्लस वाई का स्क्वायर कॉमन सॉरी जो कि तो और आर माइनस वाई का -1। ठीक है, ये आया 1/3 पाई आर प्लस वाई कॉमन ले लिया है, ये बचा 2r माइनस 2y माइनस आर माइनस वाई। तो डी बी शंकु बटे डी वाई बराबर 1/3 पाई और आर प्लस वाई और 2r में से आर जाए आर माइनस 3y बच रहा है भाई, आर माइनस 3y। पहले तो हमें शंकु का आयतन अधिकतम दिखाना है, फिर शंकु के आयतन और गोले के आयतन में संबंध स्थापित करना है। पहले तो शंकु का आयतन अधिकतम दिखाना है, फिर शंकु के आयतन और गोले के आयतन में संबंध स्थापित करना है। तो इतना आ गया ना, डी बी शंकु अपॉन डी वाई। अब बी के अधिकतम मान के लिए v के अधिकतम मान के लिए v के अधिकतम मान के लिए डी बी शंकु बटे डी वाई बराबर 0, 1/3 पाई आर प्लस वाई आर माइनस 3y बराबर 0। यहां से y के 2 मान आ रहे हैं, ये वाला तो संभव नहीं होगा और ये संभव हो सकता है y बराबर r/3। अब इस पर अधिकतम कैसे हैं, भूल तो ना गए, अभी तो खत्म हुआ है वो एक्सरसाइज लेस देन और इक्वल वाली, सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन वाला, यानी कि y बराबर r/3 पर जांच, y बराबर r/3 पर जांच कैसे करते हैं सुनो। एक बार तो y का मान लेस देन r/3 और एक बार y का मान ग्रेटर देन r/3। तो y का मान लेस देन r/3 रखते हैं, उस पर अवकलज का मान देखना, कौन से के, शंकु के अवकलज का। डी बी शंकु लिख रहा है ये, डी बी शंकु है ना बटे डी वाई, अरे प्लस और माइनस कर देना, हो गया बस। ठीक है, तो y बराबर r/3 पर कैसा है, अधिकतम है।
अब हमें शंकु का आयतन और गोले का आयतन में संबंध स्थापित करना है। देखना शंकु का आयतन बी शंकु, शंकु का आयतन ये रहा ना 1/3, इसी में रख देते हैं समीकरण 2 में, पाई r माइनस बाई, बाई कितना है r/3 और r प्लस बाई, बाई कितना है r/3 का स्क्वायर, 1/3 पाई 3r माइनस r 2r/3 और ये 3 और एक 4r/3 है, जो कि क्या हो जाएगा 16r² और बटे में 9। बी शंकु मैं 8/27 तो एक जगह ले रहा हूं, इसमें से 4 ले लिए तो 4 दूना 8 तो एक जगह, और नीचे से 27 कितना बचाओगे जरा देखना। जब इसमें से 4 ले लिया 16 में से तो 4 तो ये बच रहा है, और पाई ये रहा, नीचे 3 बचेगा, 9 3 27 तो मैंने अलग ले लिया, 3 बच गया और r बन गया q। अरे ये तो गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यू, तो यानी कि बी शंकु बराबर 8/27 बी गोला आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है मैंने 9वां, 10वां और कर देता हूं आपका, एक सवाल और है, ये ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, वीडियो ज़रूर 1.25 घंटे की हो जाएगी पर ख़त्म हो जाएगी। मिटा दूं? लंबा चैप्टर हो गया, मैं भी थक चला पढ़ाते पढ़ाते इसको। क्लास चल रही होती तो मैं ये जो एक्सरसाइज है इसमें मतलब इस चैप्टर में मुझे 1 महीना इसीलिए लगता है कि मैं इसको रटा देता हूँ प्रैक्टिस करवा करवा के, बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। अब क्लास तो चल नहीं रही है तो आपकी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप इनकी भरपूर प्रैक्टिस करें भाई। एक बार और वीडियो चला के वापस से समझ लें और फिर प्रैक्टिस करें, इनकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास अगर यहाँ ऑफलाइन होते आप तो आपसे प्रैक्टिस में करवा लेता हूँ। अब तुम देखो कितनी जिम्मेदारी निभाते हो खुद के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ जाओ आप। कह रहा है कि सिद्ध करो दिए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु। एक शंकु है, अब महत्तम तो आयतन और दिया हुआ है पृष्ठ, तो शंकु के अर्धशीर्ष कोण इस थीटा को हमें सिद्ध करना है, साइन इनवर्स 1/3 सिद्ध करना है। दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले शंकु, तो पृष्ठ और शंकु के सूत्र तो जब लिखेंगे जब उनमें हम त्रिज्या ऊंचाई ऊंचाई लिख लेंगे। इस त्रिज्या को तो मान लो आप r मान लो भले ही, ऊंचाई को h और तिर्यक ऊंचाई को l, जो माने ये लिखने होते हैं हमें। माना शंकु की त्रिज्या
r है, माना शंकु की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h व तिर्यक ऊंचाई कितनी l है, व तिर्यक ऊंचाई l है। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन और लिखा हुआ है तो वो भी लिख लेते हैं। यदि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल S हो तथा आयतन V हो, तो यदि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल S तथा शंकु का आयतन V हो तो S बराबर कितना होगा और V बराबर कितना होगा। S बराबर तो होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल है तो नीचे तो वृत्ताकार पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल तो होगा पाई आर स्क्वायर प्लस इसका रहता है पाई आर एल, ठीक। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसने कहा है दिए पृष्ठ दिया हुआ है, मतलब लियो मैं कांस्टेंट कर दूं, यह पृष्ठ कांस्टेंट है ना, और ये हमें अधिकतम करना है कौन V। तो जिसको आप महत्तम की प्रक्रिया चलाते हो उसका अवकलन करते हैं अपन। तो यहां ये जो V है V, इसके अधिकतम की प्रक्रिया चलाएंगे, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे, पर अवकलन किसके सापेक्ष करें, H के या R के, H के या R के, दो वेरिएबल हैं तो पहले ये बदलना होगा। थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा तो नहीं है। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से R का मान रखते हैं तो L और L आ जाता है इसमें, तो L और H दो वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या किया जाए, H का संबंध और लिखो, ये रहा इसमें से देखो, चूंकि नीचे लिख दो, ये तो समीकरण 1, ये 2 और 1 R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 3। देखो आपको समीकरण 2 का वर्ग करना पड़ेगा, और याद रखने की, देखो ABCDEFGH बोलते हैं, सबसे पहले कौन आता है, L है ना, फिर नहीं H आएगा। ABCDEFGH बोले ना तो सबसे पहले H आएगा, फिर आएगा L, फिर आएगा R। तो आपको मान इसी प्रकार जमाने, पहले H का फिर L का। कैसा H का कैसे जमाए, इसमें अंडर रूट में जमाएगा तो स्क्वायर कर दो आप, B स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बटे 9 R की पावर 4 H स्क्वायर। तो पहले H का जमाना, ABCDEFG के हिसाब से H आता है, फिर L आता है, फिर R आता है, पहले H का मान जमाना। आप जमा रहा हूँ, अरे लिखना सब V में है, क्यों, क्योंकि V में ही तो लिखना चाह रहे हैं सब कुछ, V का ही तो अवकलन होगा। तो B स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बटे 9 R4 H स्क्वायर का मान, समीकरण 3 से L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब मैं मान रखवाऊंगा L का, R से पहले L आता है ना, L का, L का कहाँ से, समीकरण 1 से B स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बटे 9 R4 L स्क्वायर का मान, समीकरण 1 से L का मान मैं बताऊं, K माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर का होल स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है क्या। अब इसका एलसीएम लेंगे, L का मान रख दिया ये वाला,
अवकलन देखो आर या आर वेरिएबल है, अब अवकलन आर के सापेक्ष होगा, किसका? बी का। पर ये थोड़ा कठिन लिखा हुआ है, सरल लिख लूं। बी स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर R4/9, पाई स्क्वायर R4/9 अंदर के माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर स्क्वायर। देखो के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई स्क्वायर R4 माइनस 2 के पाई आर स्क्वायर और बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये स्क्वायर खोल दिया दोनों पे, ऊपर नीचे, और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है क्या? माइनस आर स्क्वायर। अब लघुत्तम ले रहे हैं, तो बी स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर R4/9 और लघुत्तम पाई स्क्वायर आर स्क्वायर लघुत्तम, तो के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2 के पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R4। पाई स्क्वायर कट गया, देखना में जो बचा वो बचेगा। आर स्क्वायर से R4 जाएगा तो आर स्क्वायर और बटे 9, ये कट गए दोनों। के स्क्वायर माइनस 2 के पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का तो अंदर गुणा कर रहा हूं और के कॉमन ले रहा हूं। बी स्क्वायर बराबर के बटे तो 9 और आर स्क्वायर गुणा किया तो के आर स्क्वायर माइनस 2 पाई R4। ये बी स्क्वायर आ गया। अभी तक पूरी कसमाकस केवल फलन लिखने में आई है। अब चलेगी वो प्रक्रिया, तो कौन सी? क्या अधिकतम न्यूनतम के लिए अवकलज बराबर 0, तो अवकलज ही ना करो अभी हमने, अवकलज करो। मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है, अवकलज करना पड़ेगा हमें। तो अवकलज डी स्क्वायर अपॉन डी आर, के बटे 9 तो कांस्टेंट है, इसका 2KR माइनस 8 पाई RQ। अच्छा, अधिकतम के लिए महत्तम पर अवकलज बराबर 0, तो यानी कि ये वाला 0, के बटे 9 2KR माइनस 8 पाई RQ बराबर 0। मैक्सिमम मिनिमा के सवाल में ये प्रक्रिया तो सूटा सूट चलती है। क्या? फलन बनाना, फिर फलन बना के उसको एक वेरिएबल बदलना, फिर अवकलन करना, अवकलन बराबर 0 करना, फिर जो x के या r के या y के मान आते हैं उनके लिए उसके अधिकतम न्यूनतम चेक करना। उसके बाद फिर उधर मुड़ेंगे जो सिद्ध करवा रहा है। तो यहाँ से देखो के बटे 9 तो 0 में चला जाएगा, तो 2KR माइनस 8 पाई RQ बराबर 0। यहाँ भाग दे देते हैं 2R का, तो लो के बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ये के और आर में संबंध आ गया है। कितना? के इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? के इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां आपको क्या करना है? द्वितीय अवकलज कर दो, ज़्यादा ठीक रहोगे। पुनः अवकलज, अभी वो प्रक्रिया निभानी पड़ेगी ना पूरी, जो पूरी रस्म है उसकी, कि द्वितीय अवकलज नेगेटिव पॉजिटिव, मैं लेस देन और ग्रेटर देन वाला तरीका नहीं अपना रहा हूँ, द्वितीय अवकलज वाला। द्वितीय अवकलज वाले में क्या था? अगर द्वितीय अवकलज प्लस का जाए तो न्यूनतम और माइनस का जाए तो अधिकतम।
पहले द्वितीय अवकलज करो, d2b², b² तो स्क्वायर है ना, वो वाला चल रहा है, अपॉन dr2 बराबर ये रहा, तो k/9 r के सापेक्ष कर रहे हैं, 2k - 24 पाई r²। और यदि k बराबर 4 पाई r² रखे ना, तो जो अवकलज है द्वितीय वो नेगेटिव आ रहा है भाई। अतः k बराबर 4 पाई r² में कैसा है, महत्तम। चलो महत्तम सिद्ध आ गया। अब चाह क्या रहा है, कह रहा है थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 या साइन थीटा बराबर 1/3। ठीक है, सुनो, के का मान चलन दे लो, हमसे सिद्ध करना है साइन थीटा बराबर 1/3। अगर हम चित्र में चलें तो साइन थीटा हटा हुआ है, ये थीटा है तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने वाले तो लंब होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर कितना आ गया, r/l। ठीक है, साइन थीटा बराबर r/l। हमें लाना है 1/3। तो r और l में संबंध देखना जरा, बिल्कुल समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से पाई r² प्लस पाई r/l बराबर k। तो पाई r² प्लस पाई r/l बराबर k का मान कितना निकला हुआ है, 4 पाई r²। तो ये पाई r² उधर जाएगा, तो पाई r/l बराबर 3 पाई r²। पाई से तो पाई कट जाएगा, r से r, l बराबर 3r आ गया। l बराबर कितना आ गया, 3r। ये l बराबर 3r कहाँ रख दो, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर r/l की जगह कितना रख दो भाई, k बराबर इतने के लिए अधिकतम था ना, कितने के लिए, k बराबर 4 पाई r², तो रख दिया मैंने समीकरण 1 में। वहां से l और r में संबंध आ गया, l बराबर कितना है, 3r, l बराबर 3r, r से r कट गया। ठीक है, साइन थीटा कितना आ गया, 1/3। तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। ठीक, बाकी के जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं उनको मैं ग्रुप में व्हाट्सअप कर दूंगा सॉल्यूशन। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको, ठीक बात है। नवा चैप्टर सरल है, नवे में वैसे प्रैक्टिस है पर लंबे लंबे सवाल इस तरह के नहीं है, और एक आध एक्सरसाइज में छोटे मोटे आएंगे, बाकी ज़्यादा बड़े सवाल नहीं हैं इसमें ही है। हर साल ही थोड़ा सा लेट होता है, अब थोड़ा सा कोर्स में गति आएगी, है ना, नोट कर लो आप।